इसमें टेंशन, ये एंगल 120, ये एंगल भी 120, और टेंशन इन ए बी इज 10 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन 10 न्यूटन है। ये तुम्हारा एफ है और ये सी, इन दोनों में टेंशन कितनी होगी? बी सी एंड बी एफ। देखो इसको मैं बाहर निकाल के बनाता हूँ। यहाँ देखो इसको, ये पॉइंट बी है, ये ए, ये बी, एफ, ये सी। इसमें टेंशन माने थे T1 है, इसमें T2 है, और ये T है। ये T गिवन है 10 न्यूटन, ये T1, ये T2। इन T1 T2 का जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हम देख सकते हैं, ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा एंगल 120 है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अभी पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो T2 का कंपोनेंट इधर आएगा, T2 का कंपोनेंट इधर आएगा, तो T2 का जो कंपोनेंट इधर आएगा इस तरफ, दिस इज T2 cos 30, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा T2 sin 30। T1 के भी कंपोनेंट आएंगे, T1 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, T1 इधर, T1 सॉरी T1 cos 30, दिस इज T1 cos 30, T1 cos 30, और एक अपवर्ड T1 sin 30। हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में अब पूरी नेट ना, मतलब उसमें एक शेप एक्वायर कर चुका है, तो हर पॉइंट पर नेट फोर्स, अभी कोई भी पॉइंट ना डिस्प्लेस नहीं हो रहा, बी पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है, बी पॉइंट वहीं पर है, तो बी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, तो T1 cos 30 और T2 cos 30 हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और ये जो ए बी के अलोंग, जो ए बी 10 न्यूटन है उस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड तो नहीं बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर टू T1 cos 30 एंड T2 cos 30, जो एक फोर्स और है T1 sin 30 एंड T2 sin 30, जो कि हमें अपवर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड के प्लेन में, और T डाउनवर्ड है, तो ये सारे फोर्स इक्वल होने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 30। तो यहाँ से आगे कि T1 इज T1 इज T2, और ऊपर से वर्टिकल के अलोंग देखें, वर्टिकल के अलोंग अगर देखें तो आता है कि T इज इक्वल टू T1 sin 30 प्लस T2 sin 30। T तुम्हारा है T1 sin 30 प्लस T2 sin 30, दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ T1 sin 30, T is 10 न्यूटन, T in fact 10 न्यूटन है T जो है 10 न्यूटन है। T की वैल्यू पुट कर देते हैं, T is 10 न्यूटन, 2 T1 sin 30 is 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल,
तो यहाँ से रहता है T1 इज 10 न्यूटन। तो यहाँ से आता है T1 इज 10 न्यूटन। T1 और T2 सेम है तो T2 भी 10 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर है। सर मुझे एफ पॉइंट तो एक और स्ट्रिंग के बाद आ रही है। आवाज नहीं आ रही, तेज बोल दो। एफ पॉइंट एक और स्ट्रिंग के बाद है ना, मतलब क्या सी पॉइंट एक जैसे तो नहीं। C पॉइंट? सी पॉइंट जैसे बी सी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो बी एफ तो दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यस सर। आंसर देखो, एक बार आंसर देखो। आंसर तो यही है। तो पता है, मतलब इस BF में अलग से टेंशन निकल सकती है, CD में अलग से टेंशन निकल सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकती। और उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, मतलब इस इन्फॉर्मेशन से काम नहीं हो पाएगा कि सिर्फ एक ही स्ट्रिंग में फोर्स दिए। तो मैंने भी देखा था वो F पॉइंट अलग है, पर अगर हम लोग F पॉइंट को अलग मान लेते हैं ना कि वो F अलग जाके है कहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। मार्क करने में हो सकता है इधर उधर हो गया हो, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एक इस इन्फॉर्मेशन से। हाँ, एक दो टेंशन और दी हुई होती तो शायद ये CD जो पॉइंट दिया हुआ है इसकी टेंशन अगर और मिल जाती तो हमें हेल्प मिल जाती, या DE या DF अगर हम कहें उनके अंदर अगर कोई मिल जाती टेंशन तो हम लोग बता पाते। और BF वैसे अगर हम देखें, अगर तुम्हारी बात मैं मान भी लेता हूँ तो BF कोई स्ट्रिंग ही नहीं है ना। तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पॉइंट को मार्क करते हैं, तुम जो कहना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को मार्क करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कुछ मार्क करते हैं सपोज P, तो फिर BP की टेंशन आएगी या PF की टेंशन आएगी। BF का मतलब क्या है, जब अगर किसी स्ट्रिंग में टेंशन पूछी जा रही है ना, तो दो पॉइंट जो बताए गए हैं वो दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रिंग के ऊपर है, तो उसको इसलिए भी हम अलग अलग नहीं ले सकते। दो रीजन है कि पूरी एक ही स्ट्रिंग है, क्योंकि पॉइंट दो दो अलग अलग स्ट्रिंग के वजह से, एक स्ट्रिंग तुम्हारे हाथ में है, दूसरी स्ट्रिंग कहीं और है, तो दो अलग अलग स्ट्रिंग हो गई ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये BP एक स्ट्रिंग अगर तुम मान ले, तुम्हारे अकॉर्डिंग मान लेता हूँ, तो BF कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। BF तो दो अलग स्ट्रिंग हो गई तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि कई बार ना मार्क करने में गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर तुम पर हाँ, BP और PF दो अलग अलग हो सकती थी, तो उस केस में P जो है, उस केस में PF के अलग से तुम्हें टेंशन निकालनी पड़ती, वो तुम कर सकते थे। तो अभी उसके लिए फिर इंफॉर्मेशन थोड़ी और ज्यादा, सिर्फ एक टेंशन से काम नहीं चलता, उसके लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा चाहिए होती। ठीक है, मतलब ये पॉइंट P जहाँ मैंने P मार्क किया ना, एक्चुअली F पॉइंट यहाँ पर है। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो आंसर भी मिसमैच हो रहा है। और दूसरा बात है कि कंसेप्चुअली गलत हो जाता है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग है। तीसरी बात ये है कि अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन तो हम कैलकुलेट कर सकते थे, पर ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है टू फाइंड द टेंशन इन PF। BP तो तुम निकाल सकते हो, PF के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा तुम्हें एक दो और टेंशन दी जाती डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स के अंदर, तब तुम कैलकुलेट कर पाते।
Okay, sir. नेक्स्ट बताइए। So 8th. देखिए 8, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m are connected to a rope AB of negligible mass such that one is at end A and the other dividing the length of the rope in the ratio 1:2. The rope is rotated about end B in horizontal. Ratio of the tension, the smaller part is। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। इसे थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें, अभी हमारा डिस्कशन हुआ नहीं है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। दो इक्वल मास है, एक है यहाँ पर मास एम, और such that one is at end A and the other dividing the length of the rope in 1:2 from A। तो A से वन एंड मतलब ये पार्ट यहाँ पर है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है। ये लेंथ 1 है, ये 2 है, इस तरह से। और उसको B के अबाउट, इस B के अबाउट इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है इस तरह से, विद सम स्पीड सपोज ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा। तो ये जो m है, इस m का सर्कल बनेगा, ये m घूमेगा इस तरह से, तुम्हें घूमता हुआ दिखाई देगा ये। और और ये बड़े सर्कल में दिखाई देगा तुम्हें घूमता हुआ, ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, वैसे अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया है, तुम्हें 9th-10th क्लास में डिस्कशन किया होगा, पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को। तो इनको घूमने के लिए क्या चाहिए होता है, कंप्लीट लेंथ इज एल। तो मान लेते हैं पॉइंट सी है, तो ए सी इज L/3, बी सी इज 2L/3। दोनों सर्कल में घूमते हैं। ए बी जो लेंथ है वो ए बी लेंथ मैंने ली है, ए बी लेंथ जो है, ए बी लेंथ, ए बी मैं मानता हूँ कि एल, ये गिवन होगा एल। ए बी एल है तो ए सी तुम्हारा L/3 है, बी सी 2L/3 है। तो दोनों ही सर्कल में घूमते हैं। सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सुना है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इसका इसका एफ बी डी बनाते हैं, ये ए है, ये सी है, ये ए के ऊपर, ए और सी के बीच में एक टेंशन है, सपोज टेंशन यहाँ पर है T1,
सी पॉइंट जहां पर है, सी के दोनों साइड स्ट्रिंग है, सी के तो दोनों साइड स्ट्रिंग हो गई, इधर T1 मान लेते हैं, इधर T2 मान लेते हैं, ठीक है ना। सी पॉइंट जो मैंने लिया, जो बीच में जो पार्टिकल है, जो दूसरा मास m है, इस पूरी स्ट्रिंग को उसमें डिवाइड करता है 1:2 में। ए पार्टिकल जिस सर्कल में घूमता है उस सर्कल का रेडियस है L/3, उस सर्कल का रेडियस सॉरी L है, ए जिसमें घूमता है उसका रेडियस जो है L, नॉट L। AC इज L/3, पर जिस सर्कल में ये पार्टिकल घूमता है, ए पार्टिकल जिस सर्कल में घूमता है उस सर्कल का रेडियस ए है, सॉरी L है। हम लिखते हैं पार्टिकल ए इज rotating in circle of radius A, radius L, and similarly particle C, दूसरा पार्टिकल जो C है, C is rotating in 12/3, ये इनका रेडियस हो गया। A जो है वो L रेडियस है उसका, C जो उसका 12/3 है, तो इनको ना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स होना चाहिए। देखो ये कंसेप्ट जो है डिस्कस नहीं हुआ है, और डिस्कस नहीं हो तो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सेंटर की तरफ, सेंटर देखो किस तरफ है, सेंटर अगर हम देखें सेंटर की तरफ, देखो ए पर देखें, अगर ए को देखें तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ये T1, और सी को देखें तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है T2 सेंटर की तरफ है, T1 बाहर की तरफ है, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, इस केस में नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, इस केस में अगर बात करें, इस केस में बात करें तो नेट फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर इज T2 माइनस T1, और यहाँ पर T1। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स हैं, तो मतलब एक तो T1 लग रहा है, ए के ऊपर T1 है, T1 जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर। आर कितने हैं, ए का आर कितना था, ए के लिए रेडियस कितना था, m ओमेगा स्क्वायर एल। और दूसरा जो सर्कल में घूमता है सी पार्टिकल, उसके ऊपर सेंटर की तरफ नेट फोर्स है T2 माइनस T1, एंड दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर, उसका भी ले लेंगे, उसका आर कितने 12/3 m ओमेगा स्क्वायर 12/3। तो फर्स्ट की टेंशन तो यही आ गई, फर्स्ट की T1। उससे पूछा गया है कि दोनों पार्ट में टेंशन का रेशो क्या होगा, तो T1 तो आ ही गया हमारा, T1 तो यही है, ये T1 है, और T2 हमें चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 12/3। T1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर 12/3, दोनों को ऐड कर देते हैं, m ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, m ओमेगा स्क्वायर l प्लस 12/3, इट इज 5l/3। इट इज m ओमेगा स्क्वायर 5l/3। तो इन दोनों का T1 और T2 का रेशियो देखो कितना था, स्मॉलर पार्ट का रेशियो चाहिए था हमें, T1/T2 चाहिए, तो T1/T2 इज m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइड बाई m ओमेगा स्क्वायर 5l/3। तो ये रेशियो आता है 3/5। समझ में आया क्या? सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक मिनट दोबारा पढ़ लें।
two properties of equal mass are connected to rope AB of negligible mass such that 1:2 A and ends other dividing the length of the rope in the ratio of 1:2 from A. The rope is rotated about at B. In the horizontal plane, the ratio of the tension, the smaller part to the या तो मैंने यही एक मिनट चेक करते हैं m omega square L T2 minus T1 कहाँ है? मना लिया, मारूंगा मैं। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ratio of the tension the smaller part to the other smaller part to the other smaller part की tension में T1 ली T2 ली the rope is rotated about B horizontal plane and the ratio of the tension ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है बिल्कुल सही है तुम्हें समझ में सर आया जो क्या ये जो हाँ आपने T2 माइनस T1 किया ये क्या है? देखो ऐसा होता है कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है ना तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ यस फोर्स चाहिए तो हमने क्या किया है कि पार्टिकल हमारा पार्टिकल सी ये है और ये पार्टिकल ए है तो ए के ऊपर स्ट्रिंग है यहाँ पर देखो ये ए के ऊपर स्ट्रिंग है ये ए के ऊपर तो ये स्ट्रिंग है ए के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है वो T1 है स्ट्रिंग में टेंशन आएगी T1 और जो पार्टिकल सी है ना जो पार्टिकल सी है ये पार्टिकल ए तो सी के ऊपर दोनों साइड स्ट्रिंग है ना सी को अगर देखें तो दोनों साइड स्ट्रिंग है एक है लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग है राइट साइड में स्ट्रिंग है राइट साइड में जो स्ट्रिंग है जो ए और सी को आपस में कनेक्ट करती है उसमें टेंशन T1 मानी हम लोगों ने तो वो टेंशन ये T1 है और सेंटर की तरफ एक स्ट्रिंग जाती है बी की तरफ वो टेंशन T2 है तो T2 माइनस T1 ये T2 माइनस T1 कंप्लीटली सेंटर की तरफ देखें तो नेट फोर्स अब हमें नेट फोर्स सेंटर की तरफ लिखना है तो इसमें तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगता है T1 तो हमने कहा कि T1 जो सेंटर की तरफ लगता है तो यही घुमा रहा होगा उसको घुमाने के लिए फोर्स चाहिए होता है तो दिस T1 इज रिक्वायर्ड फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r m ओमेगा स्क्वायर r तो उसका रेडियस जो है ए पार्टिकल का वो एल के इक्वल है तो उसको एल रेडियस एल पुट कर दिया सेकंड जो है सी पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स है एक T2 एक T1 है सी के ऊपर दो फोर्स है T2 और T1 देखो ये T2 और ये T1 ये T1 और ये T2 तो T2 माइनस T1 सेंटर की तरफ काम करता है T2 माइनस T1 और ये T2 माइनस T1 जो है उसको फोर्स देगा सेंटर की तरफ तो हमने कहा यहाँ पर ये T2 माइनस T1 है ये T2 माइनस T1 है तुम्हारा ये सेंटर की तरफ फोर्स देगा m ओमेगा स्क्वायर r रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसने दिया होगा इस बार जो सी का जो इसका रेडियस है वो 12/3 है वो 12/3 है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 12/3 हो गया तो यहाँ से T2 कैलकुलेट किया T2 इज T1 इस तरफ चला गया T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 12/3 दोनों को ऐड कर दिया तो T2 की वैल्यू आ जाती है T2 की वैल्यू आती है ये m ओमेगा स्क्वायर 5L/3 और T1 m ओमेगा स्क्वायर L है तो हमें स्मॉलर पार्ट की टेंशन जो वो ये है स्मॉलर पार्ट की टेंशन T1 है और जो अदर पार्ट है जो बिगर पार्ट है दैट इज 12/3 वो 5L/3 उसकी टेंशन T2 आती है
तो T1/T2 हमें चाहिए था, तो आंसर T1/, 3/5 है। देखो इसमें कुछ भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, मैं पढ़ चुका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे को यही, तुम्हें अगर लगता है कि क्वेश्चन मैंने कुछ गलत समझा है तो तुम बता सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया कि क्वेश्चन ये है, तो उसका एक्सप्लेनेशन परफेक्टली यही होगा, उसमें उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेरे को समझ कुछ हो रहा है, वो तुम बता सकते हो सर ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 था, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय रोप ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास। रोप का कोई मास नहीं है, पॉइंट ए को एंड से कनेक्ट किया जैसा मैंने कर ही दिया, और दूसरे ही मास को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है कि दूसरा मास पूरी स्ट्रिंग को 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, और वो रेशो में देखना है फ्रॉम ए। तो ए साइड से 1, पहले 1 आएगा और फिर 1:2 रेशो बनेगा, मतलब फर्स्ट लेंथ जो आएगी फ्रॉम ए दैट इज L/3, और सेकंड लेंथ जो आएगी फ्रॉम ए दैट इज 2L/3। ऐसा ही मैंने किया है, देखो ये फर्स्ट लेंथ फ्रॉम ए, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, और C2 सेंटर मतलब पॉइंट बी तक, ये तुम्हारा 2 पार्ट है लेंथ का। The ratio of the tension in the smaller part to the other part मतलब bigger part है, that is CB। तो AC में जो टेंशन है उसका रेशो तुम्हें बताना है CB के साथ। तो ये मतलब ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। तुम नेक्स्ट बताओ। So question number 12. Yes, sir, 12. A body of mass 60 kilogram suspended by means of the 3 strings PQR. क्वेश्चन 12 है। ये मास 60 किलोग्राम है, यहाँ पर ये एंगल तुम्हें दिया हुआ 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। इधर टेंशन P है, ये R है, टेंशन दी हुई है तुम्हें Q। स्ट्रिंग्स हैं, तो इस P स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ये टेंशन बतानी है इस P में कितनी टेंशन है। यहाँ पर यहाँ टेंशन तुम्हें कैलकुलेट करनी है कितनी है, ये टेंशन P स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। फिर से वही पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो हम इसको एक बार मैं उस पॉइंट को, ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ कि पॉइंट ए है। पॉइंट ए को बाहर निकालता हूँ मैं, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए से 3 स्ट्रिंग हो गई कनेक्ट, एक ये और ये P स्ट्रिंग है, ये Q स्ट्रिंग है, और ये R स्ट्रिंग। इसमें मान लेते हैं टेंशन T1 है, इसमें T2 है, T2 अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट करना है, और ये T3 है। एक जो Q स्ट्रिंग है, Q स्ट्रिंग से एक मास भी कनेक्ट है, Q स्ट्रिंग से एक मास कनेक्ट है, वो मास ये है, डाउनवर्ड उसका mg फोर्स लगेगा, वेट, और अपवर्ड एक टेंशन है। ये जो स्ट्रिंग है, इस Q स्ट्रिंग में जो टेंशन है दैट इज T1, जो मास से कनेक्ट है T1। तो मास रेस्ट पर है, m रेस्ट पर है, ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट पर है, तो T1 इज mg। तो यहाँ से आता है T1 इज mg, तो m इज 60 इंटू
10 दैट इज 600 न्यूटन। ये T1 की वैल्यू है, हमें T1 नहीं चाहिए, T2 चाहिए। इस T1 की हेल्प से T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो सारे फोर्स में हमने कहा था जब भी कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पर है या मोशन में है, सारे फोर्स ना एक ही लाइन में होने चाहिए। तो T1 जो है हमें वर्टिकल के अलॉन्ग दिखाई देता है, T2 हमें हॉरिजॉन्टल में दिखाई देता है। चलो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमारी डायरेक्शन हो सकती है, पर T3 जो है ना तो हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में, तो T3 के हमें कंपोनेंट बनाने चाहिए। T3 कंपोनेंट बनाओ तो ये एंगल हमें दिया होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इधर कंपोनेंट आएगा T3 cos 30 और अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा T3 T3 sin 30। पॉइंट ए जो है इक्विलिब्रियम में, पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट along x के along भी जीरो होना चाहिए और एफ नेट along y is also equal to 0, दोनों ही जीरो होने चाहिए। तो x के along देखें तो हम लिखेंगे x के along, तो T2 is T3 cos 30 और y के along देखें तो T1 is T3 sin 30। आपस में डिवाइड कर लो इनको, बस सॉल्व हो जाएगा। T3 हमें चाहिए भी नहीं और कैंसिल भी हो सकता है, तो T3 से T3 कैंसिल, तो ये हो गया 1/tan 30। तो हमें चाहिए T2, तो T2 हो गया, T2 इज T1/tan 30। T1 is 600 न्यूटन बाय tan 30 is 1/√3, तो √3 into 600 न्यूटन इन स्ट्रिंग पी स्ट्रिंग में टेंशन ये पूछी गई थी। सिक्स 600 न्यूटन मतलब हो गया 60 इंटू √3 इज 1.7, ये आएगा डी आंसर आएगा। तो थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा T2 इज √3 इज 1.732 इंटू 600 इज ये गिवन है, तो हम इसको ले सकते हैं 1039 ऐसे कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आएगा। इट इज इन न्यूटन। तो मैं इसका इक्विवेलेंट किलोग्राम बनाना है, उसको जी से डिवाइड कर देते हैं, तो 1G39 करोगे तो यह रहेगा 103.9 किलोग्राम फोर्स। न्यूटन में आता तो लिखते इसका 1039 न्यूटन, और ये मास की टर्म्स में पूछा गया है कि जो टेंशन जो है वो 103.9 किलोग्राम के वेट के इक्वल है। किलोग्राम वेट के इक्वल, किलोग्राम का वेट में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वेट को वापस किलोग्राम में लिखने के लिए जी से डिवाइड करना पड़ता है। तो ऊपर जो टेंशन आई है वो न्यूटन में, न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स मतलब वो वेट के इक्विवेलेंट है, तो वेट ही एक्चुअली वो, और वेट को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जी से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट बताइए। सर एक डाउट है हाँ जी, सर, जो ये आर साइन, जो T3 साइन थीटा प्लस T1 नहीं होना चाहिए इक्वल टू mg? एक मिनट में ऊपर लेके जाता हूँ। ये है। हाँ जी, सर क्या क्योंकि है? यहाँ जो Q स्ट्रिंग है वहां पे ब्लॉक है, तो T1 ऊपर की तरफ नहीं लगेगा। ब्लॉक T1 ऊपर की तरफ लगेगा। ब्लॉक के लिए तो ऊपर ही लग रहा है ना, ब्लॉक के लिए तो ऊपर ही लगाया हुआ, देखो ये ब्लॉक है।
तो सर ये कंडीशन T3 sin थीटा प्लस T1 नहीं होनी चाहिए इक्वल टू mg। एक मिनट बताता हूँ, ये देखो ये जो है ये ब्लॉक है, और ब्लॉक के ऊपर T1 ऊपर ही है और mg नीचे है। देखो टेंशन की डायरेक्शन ना तुम लोग ऐसे अपने दिमाग में मत रखो कि डायरेक्शन क्या होती है, हमें नहीं पता टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है। टेंशन हर पॉइंट पर डायरेक्शन अपनी खुद डिसाइड करता है। जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो ना, टेंशन उससे बाहर निकलेगा। अब ब्लॉक के लिए बात करेंगे ना, ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो टेंशन ब्लॉक से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी हमेशा। ये पुल करती है हमेशा, पुश नहीं कर सकती। पुश मतलब तुम्हें अंदर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं देखूं पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए मैंने यहाँ से लिया था, पहले मैंने पॉइंट मार्क किया था। इस पॉइंट के लिए बात करें तो इस पॉइंट को तीनों ही स्ट्रिंग की टेंशन, तीनों स्ट्रिंग की टेंशन मतलब देखो, एक तो आर टेंशन, आर स्ट्रिंग है तुम्हारी, आर स्ट्रिंग की टेंशन देखो, ये भी इसको खींचेगी, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा टेंशन, और इसको अपनी तरफ खींचते हैं टेंशन। टेंशन सारी ऐसी ही होती है बाहर की तरफ। और ये पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए मैंने बाहर निकाल के बनाया, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए को देखें तो हमें नहीं पता टेंशन किधर होगी। अब ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए में एक टेंशन इस तरफ है, T3 cos 630, और T1 को अब तुम चाहते हो T1 को ऊपर कर दो, तुम ये चाहते हो कि इस T1 को ऊपर कर दें, ऐसा है ना, यही कहना है। यस सर। अब T1 को मैंने ऊपर कर दिया। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, T1 जो पॉइंट ए में ए को पुश कर रही है, पुल कर रही है। सो पुल कर रही है T1 अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग मार्क करता हूँ उसको, तो तो पॉइंट ए उसे को पुश कर रही है। पुश करिए। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, मतलब मैं डे वन से बताता आ रहा हूँ कि टेंशन जो है वो एक पुलिंग फोर्स है। उसमें तो उसमें उसमें कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं, टेंशन की डायरेक्शन होती ही नहीं है कभी भी। टेंशन की डायरेक्शन में से कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि टेंशन को ना पेयर में बनाते हैं, कि एक जो है टेंशन को ऐसे बनाता है, मान लो सपोज ये एक सिस्टम ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये मास m को हैंग कर दिया, तो टेंशन ऐसे बनाते हैं T और T, इस तरह से बनाते हैं। तो मुझे लगा उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, तो मैं हमेशा उसको ऐसे पढ़ाता हूँ कि पुलिंग फोर्स है, मतलब जो भी कुछ है उसको पुल करेगा। अब अगर हम ऊपर की बात करें, अगर हम ऊपर की बात करें, यहाँ की बात करें, तो ये जो भी है, सपोज ये कोई फ्लोर है या सीलिंग है, जो भी कुछ है, टेबल है, जो भी कुछ है, टेबल को पुल करेगी स्ट्रिंग। और यहाँ देखें तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक को पुल करेगी स्ट्रिंग, तो ब्लॉक से ऊपर की तरफ खींचेगी, इस तरफ खींचेगी, और इसको टेबल को इस तरफ टेंशन, मतलब। और मैं ये भी बोलता हूँ उसके लिए कि टेंशन जो है वो हमेशा कुछ ऐसी होती है कि ऑब्जेक्ट से बाहर निकलती हुई होती है, आउटवर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, उससे बाहर निकालो टेंशन। टेंशन कभी भी अंदर नहीं जानी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के या किसी रेफरेंस पॉइंट के। वो हमेशा जिसका एफबीडी बना रहे हैं वो हमेशा उसको पुल करना चाहिए। टेंशन डायरेक्शन इस तरह से मार्क करनी है। ऐसे तुम अपने दिमाग में ना, तुम्हें क्या लगा कि ये सब कुछ मिलके ना ऊपर खींच रहे हैं, सब कुछ मिलके ऊपर खींच रहे हैं, ये अलग अलग, ये दो देखो। और दूसरी बात ये है कि जहां पर स्ट्रिंग चेंज हो जाए ना, वहां पर अलग एफबीडी बनाओ। एक तुमने क्या क्या किया होगा, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है यहाँ पर, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के ऊपर देखो 3 स्ट्रिंग है, और ब्लॉक से अगर देखें तो एक ही स्ट्रिंग है। तो ब्लॉक की डायरेक्ट 3 स्ट्रिंग के साथ इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकते हम लोग। ये तीनों स्ट्रिंग का इक्विलिब्रियम ऊपर लगा दें और इसको अलग अलग ब्रेक करो, यही तो एफबीडी है। अगर पार्ट्स में ब्रेक करके उसका एफबीडी बनाओ, और पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद जो आता है वो उसको फिर उसकी इक्वेशन लिखो एफबीडी बनाने के बाद। वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट तुम्हें मोशन में दिखाई देता है या रेस्ट में दिखाई देता है, ये तुम आराम से ऑब्जर्व करो, उसको इक्वेशन लिखो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद चीजें आ जाएंगी। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ ठीक है क्या, अब क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बताइए। 15th के ऑप्शन से बाहर आने 15। यस सर। सर कल भी डाउट क्लास होगी? हाँ, कल भी डाउट क्लास है। ओके सर। तुम्हें आज अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या ये सब स्क्रीन के ऊपर? नो सर, बॉटनी की क्लास भी ऐसी होती है नहीं एक्चुअली ना, ग्राफिक मतलब टैबलेट पे। हाँ नहीं, वो
उन्हें प्रैक्टिस कर ली, मेरी राइटिंग थोड़ी ना क्लियर नहीं है अभी, 1 या 2 दिन लिखूंगा तो राइटिंग ठीक हो जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे को मंगवा तो मैंने बहुत दिन से रखा है, पर मेरा मन नहीं करता था, तो आज मैंने स्टार्ट कर ही लिया। तो 1-2 दिन ना राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो प्रैक्टिस से ही हमेशा साफ होती है, तो यस राइटिंग इश्यूज हो सकते हैं, बाकी तो ठीक है। तुमने 15 बोला ना, क्वेश्चन 15। Yes, sir. 15, a man of mass 50 ग्राम, 50 ग्राम, समझ रहे हो? मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन कितना नॉनसेंस होता है ना। मैन ऑफ मास 50 ग्राम, चलिए जो भी है। तो इसको एक पैन में होल्ड किया हुआ है, इसने इसको होल्ड किया हुआ है इस तरह से। फ्रेम का मास भी अपना है, मास ऑफ मैन 50 ग्राम, मास ऑफ फ्रेम 30 ग्राम। तो बताना है तुम्हें, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हाट फोर्स मैन मस्ट एक्सर्ट ऑन द रोप। तो उसको इक्विलिब्रियम, ये नीचे ना गिरे ना ऊपर जाए ये पैन, और सिस्टम पूरा रेस्ट पर रहे, इसके लिए इस पर्सन को कितना फोर्स लगाना चाहिए उसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। वैसे मैं क्वेश्चन बता चुका, डिस्कशन कर चुका, मैं क्वेश्चन हो चुका। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या कनेक्ट है। ये पैन हो गया, और ये तुम्हारा पर्सन, इसके हाथ में स्ट्रिंग है। हम लोग क्या देखते हैं, ये एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, और मास, मास ऑफ मैन मैं इसको कैपिटल एम लेता हूँ, मास ऑफ फ्रेम इज स्मॉल एम। तो फिर अगर ये स्मॉल एम है तो ये एम जी, ऊपर टेंशन। देखो अब देखो दोनों से ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ पुल करती हुई होगी, बस इतना हमें पता है, बाकी टेंशन 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 की डायरेक्शन कुछ मानो ही मत। तो इसके हाथ में स्ट्रिंग है तो ये भी इसको भी पुल करेगा, और पैन के ऊपर भी स्ट्रिंग कनेक्ट है तो वहां भी पुलिंग फोर्स दिखाएंगे हम लोग। और इसका इसका वेट डाउनवर्ड, दैट इज एम जी। दो तो फोर्स ये हो गए। अब एक चीज और हमें दिखाई देगी कि ये पर्सन जो है, ये पैन के ऊपर खड़ा हुआ है ना, पैन के अंदर है ना, तो इसका कांटेक्ट है इसके साथ, तो हम मानते हैं कि पर्सन ने पैन के ऊपर एक फोर्स लगाया, दैट इज एन। तो ये पैन क्या करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, कैपिटल। बस और तो कुछ नहीं है, सारे फोर्सेस आ चुके हैं। और अब यहाँ लिख दो कि नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, दोनों का, दोनों ही रेस्ट पर है, पर्सन भी रेस्ट पर है, पैन भी रेस्ट पर है। तो डाउनवर्ड पैन के लिए अगर देखें, तो पैन के लिए अगर देखें, तो पैन के लिए ये डाउनवर्ड फोर्स है एन और एम जी, तो अपवर्ड फोर्स है टी, तो टी इक्वल्स टू एन प्लस एम जी। और पर्सन के लिए देखें तो डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ एम जी है, अपवर्ड डायरेक्शन में टी है और एन है, तो वहां लिखेंगे टी प्लस एन, टी प्लस एन, एम जी। टी प्लस एन था तो मैंने इसको माइनस एन लिख दिया, एन को मैं इधर ले आया, है ना, एक एक स्टेप कम हो जाएगा। और हमें अल्टीमेटली टी चाहिए, तो मैं एन कैंसिल करना चाहता था ताकि एन कैंसिल हो जाए, एन से एन कैंसिल, दोनों को ऐड कर दिया, टू टी इज एम प्लस एम जी। तो टेंशन जो है दैट इज एम प्लस एम इंटू जी बाय टू, 50 प्लस 30 इज 80/2।
40 जी, जी यहाँ पर ग्रेविटी है और तुमसे मास पूछा 40 जी आंसर तुम्हारा। अगर मास इक्विवेलेंट मास पूछा गया तो 40 ग्राम और फिर 40 जी तुम्हारा आंसर। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। ठीक है, आया समझ में? सर बट जी तो ऐसा यूनिट्स में होगा और वो तो ग्राम में है ना मास। ये किसने कहा कि जी ऐसा ही में? ये तो मैंने बोला ही नहीं अब तक, ये कैसे पता लगा? ने बोली ना, ये बात कैसे पता लगी? लिखें, टेंशन इज 40 इंटू जी इज 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, जी की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें पुट करो। तुम अगर ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हो तो उसको 9.8 पुट कर देना। अगर तुम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, अगर तुम लोग सीजीएस में काम कर रहे हो तो उसको सीजीएस में पुट कर दो। तो तुम्हें पुट करनी है ना वैल्यू। तो अब तुम्हारा कौन सा इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ कौन से सिस्टम में दिया हुआ है? वो कौन सिस्टम में दिया हुआ था? सीजीएस। सीजीएस। तो जी की वैल्यू सीजीएस में पुट करनी है, हमें इतना कंफर्म है बस। तो जी की वैल्यू जो है सीजीएस में क्या होगी? जी 980 क्या होता है? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू मैंने बताई होंगी शायद। जी की वैल्यू जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज 9.980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कभी कभी ऐसे भी वो क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है एफपीएस में दे दें, तो वो भी बता दो तुम मुझे। 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। 32.1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसको तुम क्वेश्चन में जब यूज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 यूज करते हो। 32 ना, 0.1 को छोड़ देना, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो 32 है। कल एक क्लास और लेंगे, डाउट क्लास। ऐसी छोटी छोटी चीजें ना वैसे अभी बतानी मेरे को, एंगल ऑफ ट्रिक्शन वगैरह बताना भी है, पर वो इतना यूजफुल नहीं है। कल की क्लास के बाद फिर बताऊंगा मैं। और असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तुम्हारा? असाइनमेंट यस सर। ठीक है, कल और डाउट लेंगे। ठीक है, कल भी डाउट लेंगे। चलिए, आज क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।